Concept of Physics H.C. Verma Volume 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 to 11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 10 है ये, 11 है ये। तो सबसे पहले जो है हम लोग 9 पे विचार कर रहे हैं। A mosquito net over a 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as the y-axis, and vertically up as the z-axis. Write the component of the displacement vector। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि एक मॉस्किटो नेट है, मच्छर वाली मच्छरदानी। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है मॉस्किटो नेट है और इसके जो नीचे बेड वाला पार्ट है 7 फीट। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई आप ले लीजिए 7 फीट और चौड़ाई की बात कर रहा है वो मान लीजिए 4 फीट। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हुआ और 3 फीट हाई है। तो हाइट आपका हो गया 3 फीट और ये 4 फीट हो गया और ये आपका 7 फीट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक मच्छर इंटर करता है, हैज ए होल, द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड। बेड के वन कॉर्नर पे तो मान लीजिए कि यहाँ पे होल है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो मच्छर इंटर कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है? इंटर द नेट, इट फ्लाई एंड द सिट्स एंड द डायगोनली, ये डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर पे जा रहा है। तो इसका डायगोनली अपोजिट ये हुआ, क्योंकि ये तो इस पार्ट का हुआ और ये इस पार्ट का हुआ। तो मान लीजिए
इसको ऐसे बना लीजिए सीधा, ठीक है। सीधा ये जो है इस तरह से ये इंटर कर गया। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले ये जो है ये आपका 4 फीट है। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम ओरिजिन ले लें 0 0 0 ओरिजिन, और ये ओ बिंदु है इसको P मान लें, तो OP जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, ये जो P होगा P का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे, वो क्या होंगे 7 4 3। तो OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। चूंकि ये 3D की बात है तो उसी तरह से क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 0 आई कैप, 4 माइनस 0 के कैप, 3 माइनस 0, ये जे कैप होगा के नहीं जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप। चूंकि यहाँ कह रहा है कि लेंथ को एज ए एक्स एक्सिस मानना है, तो लेंथ वाले को एक्स एक्सिस मान लिया, इसलिए आई कैप रखा। और इसकी जो चौड़ाई है इसको वाई एक्सिस मानना है, तो चौड़ाई 4 फीट है, तो वाई कैप इसलिए जे माना, जे के डायरेक्शन में। और जेड जो है उसकी ऊंचाई है तो के कैप मान लिया। तो ओपी वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया, क्या लिखा 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब रही, चलिए ऑप्शन पे विचार कीजिए क्या क्या निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए सीधे क्या करेंगे, सीधे अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो देखिए कितना रहा है, मतलब कि ये पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो आपका मिला 49 प्लस 16 प्लस 25। तो हल करने के बाद क्या मिला, मान लीजिए जोड़ दीजिए 16 25 20 10 30 41 हो गया, 20 10 30 40 41, 49 और 41 को जोड़ दीजिए, 9 1 10 4 4 8 1 9, 49 1 50, मतलब अंडर रूट 90, ठीक है।
इसको चाहे तो आगे भी हल कर सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं। आगे हल करना चाहेंगे तो ये 9 × 10 √9 बाहर निकलेगा तो ये 3√10 आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूँ ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमें मिला वो मिला 3√10। अब चलिए दूसरे पे, टेकिंग दी होल एज दी ओरिजिन, तो ये होल को हम लोगों ने ओरिजिन माना ही है। द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस लेंथ को, और ये चौड़ाई को वाई एक्सिस, ऊंचाई को जेड एक्सिस माना है। तो कंपोनेंट लिखना है, तो कंपोनेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं, यही कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है 7i कैप, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है 4j कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है 3k कैप। इसी को लिख देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ भी लिख सकते हैं या नीचे लिख दीजिए कि दी कंपोनेंट ऑफ राइट द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग द कंपोनेंट ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 7i कैप, ठीक है। उसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस लीजिए के एलोंग कंपोनेंट, तो इसको लिख देंगे 4j कैप। और इसी तरह से जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए जेड एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा 3k कैप, 3k कैप, ये अलग है। तो ये कंपोनेंट का एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये हुआ, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये हुआ, जेड एक्सिस के लॉन्ग 3k कैप लिख दिए, हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि सपोज वेक्टर ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि कोई ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 4.5 यूनिट। अब हम हल कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ लिखा है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो कोई वेक्टर है इस तरह से कि वो आपका नॉर्थ है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो पहला निकालिए 3a वेक्टर। तो कहने का मतलब कि 3a वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए कि a का मैग्नीट्यूड इतना है तो 3 में इतना से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 13.5। तो ये 3a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपका इतने के बराबर हो जाएगा। अब रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। मैग्नीट्यूड हो गई ये, और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन इसका नॉर्थ हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना है -4a वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर, अच्छा एक चीज़ है कि देखिए यहाँ ये ए दिया हुआ है, यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, तो इसको भी या तो स्मॉल ए बना लीजिए, हो सकता हो ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ भी आप स्मॉल ए लिख लीजिए। तो चलिए ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना फाइंड किए हैं, इतना फाइंड किए हैं। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 4 गुना 4.5, पंचों का 20, चर्चों का 16, 2 18, यही ना हुआ। और माइनस है तो माइनस साइन लगा देंगे। तो यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड निकला वो क्या निकला, 18 यूनिट मैग्नीट्यूड निकला। लेकिन एक चीज है कि अगर -18 लिखेंगे तो वेक्टर का जो डायरेक्शन देंगे वो क्या देंगे, नॉर्थ देंगे। अगर 18 यूनिट लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या दे देंगे, साउथ, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। इसमें कुछ है नहीं। तो इसको भी मिटा देते हैं, देख लीजिए।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे विचार करते हैं। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि दो वेक्टर है। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2 मीटर। एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए बी, इसके मैग्नीट्यूड की बात करता है तो 3 मीटर, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। तो पहला क्या निकालना है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए ए डॉट बी, इसको क्या लिखते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है तो ए बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए निकाल लेंगे, ए यहाँ मैग्नीट्यूड हुआ तो 2 गुना 3 गुना कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है तो कॉस 60 डिग्री मान देंगे। 2 गुना 3 गुना कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 3, तो 3 हो गया, ये 3 मीटर स्केलर हो जाएगा। ये तो ए का हुआ सॉल्व। बी क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब बी को हल करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करता है ए क्रॉस बी, क्या मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए का मान 2 मीटर है, 2, बी का मान है 3 गुना साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, 6 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, कटा देंगे 3, आ गया क्या 3√3। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या मिला 3√3। ये उत्तर हो गया। इस तरह से दोनों का उत्तर हो गया। ये बहुत आसान सवाल था, इसको देख लीजिए।